हेलो दोस्तों, आप लोग का CS एकेडमी में स्वागत है। मैं आप लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन यानी लेखांकन समीकरण पढ़ाऊंगी। लेखांकन समीकरण करने के लिए आपको व्यवसाय में लेन देन की आवश्यकता होती है। लेन देन करने पे दो पक्ष या दो पक्ष को प्रभावित करते हैं। दो पक्ष या दो खातों को हम लोग प्रभावित करते हैं। एक खाता आपका डेबिट होता है, दूसरा खाता आपका क्रेडिट होता है। प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष को लिखने का तात्पर्य ये होता है कि आपके डेबिट और क्रेडिट का योग बराबर होता है। अब हम यहाँ पे लेखांकन के समीकरण का अर्थ जानेंगे। लेखांकन के समीकरण का अर्थ क्या है? सबसे पहले लिखेंगे लेखांकन समीकरण का अर्थ। लेखांकन समीकरण से तात्पर्य हमारा लेखांकन समीकरण से हमारा तात्पर्य संपत्ति एवं दायित्वों में समानता प्रकट करना। समानता प्रकट करना होता है। संपत्ति का योग दायित्व स्वामी के पूंजी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? संपत्ति का योग क्या है? स्वामी के पूंजी के बराबर होता है। ओके बच्चों, अब हम इसे इक्वेशन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आप लोग को इक्वेशन बताते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी आपकी संपत्ति आपके दायित्व और पूंजी के बराबर होती है। इसे हम निम्नलिखित तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जब एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल ज्ञात होगा। ओके, एसेट्स माइनस कैपिटल। जब हम एसेट्स में से कैपिटल माइनस करेंगे हमारा लायबिलिटीज ज्ञात होगा। ठीक है, कैपिटल का मतलब पूंजी होता है और लायबिलिटीज का मतलब दायित्व होता है। फोर्थ इक्वेशन हमारा बनता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल टू नील, यानी कि हमारे संपत्ति का व्यवसाय के संपत्ति का मूल्य 0 हो जाता है, नील यानी शून्य हो जाता है। अब यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि संपत्ति, दायित्व और पूंजी को कैसे क्लियरिफिकेशन यानी कैसे स्पष्ट करेंगे। क्या कौन सी वस्तु संपत्ति होती है, कौन सी वस्तु दायित्व होती है, क्या आपकी पूंजी होती है। तो सबसे पहले आते हैं संपत्ति और दायित्व का स्पष्टीकरण। संपत्ति अब हम पहले नंबर पे हम संपत्ति को एक्सप्लेन करते हैं। संपत्ति मीन्स एसेट्स, वे वस्तुएं जो हमारे व्यवसाय को चलाने के लिए हमें सहायता प्रदान करती है, यानी कि हमारे व्यवसाय की कार्य क्षमता को बढ़ाती है, उसे हम संपत्ति कहते हैं। ठीक, व्यवसाय की कार्य क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु
संपत्ति कहलाती है। जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, रोकड़, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस को बैंक शेष भी कहते हैं। प्राप्य विपत्र, प्राप्य विपत्र, देनदार, पूर्वदत्त व्यय। देखिए, कहने को है पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय को प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। जो व्यय हम पूर्वदत्त का व्यय का मतलब होता है जिस व्यय को हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं, वो हमारी संपत्ति, यानी कि हमें उसका व्यय अभी खर्च किए नहीं है पर उसका पेमेंट पहले ही कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल बिल, मोबाइल का बिल। आप मोबाइल प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों होता है। आप मोबाइल प्रीपेड करते हैं, पहले पेड करते हैं, बाद में उसकी सेवा का लाभ उठाते हैं। ओके, क्लियर बच्चों। इसके बाद आपका उपार्जित आय, ये आपके सारे संपत्ति होते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं दायित्व की ओर। अब आते हैं दायित्व की ओर। दायित्व को कहते हैं लायबिलिटीज। ठीक, जो वह दायित्व का तात्पर्य व्यवसाय के स्वामी के अतिरिक्त, यानी कि स्वामी के अतिरिक्त अन्य पक्ष को, व्यवसाय के स्वामी के अतिरिक्त अन्य पक्ष को देय दायित्व कहलाता है। अब दायित्व होता क्या है? जैसे जब हम किसी वस्तु व्यक्ति से उधार माल खरीदते हैं, वो हमारे लेनदार कहलाते हैं। लेनदार, बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष का मतलब आप लोग को पता ही है, मतलब अपने खाते में जमा धनराशि से जब अधिक धनराशि निकालते हैं उसे हम बैंक अधिविकर्ष कहते हैं। अपने खाते में जमा धनराशि से अधिक धन निकालते हैं तो उसे बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा किसे मिलती है, आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा। अब देय विपत्र, अदत्त व्यय, साझेदारों का ऋण, साझेदारों से ऋण, बैंक लोन, बैंक से ऋण इत्यादि। ये सारे हमारे दायित्व होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा कैपिटल यानी पूंजी। देखिए, कैपिटल का तात्पर्य ये होता है जो व्यापार के स्वामी के द्वारा व्यवसाय के संचालन करने हेतु, व्यापार को प्रारंभ करते हुए या संचालन करने के लिए जो व्यवसाय में धन विनियोजित करते हैं उसे हम पूंजी कहते हैं। क्लियर बात? व्यापार के स्वामी द्वारा व्यवसाय में जो धन, माल या संपत्ति विनियोजित की जाती है, विनियोजित को इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इन्वेस्टेड, विनियोजित की जाती है
वह पूंजी कहलाती है। ठीक, पूंजी आपको बता दें, पूंजी व्यापार के स्वामी की तरह जो भी व्यापार में धन विनियोजित की जाती है उसे पूंजी कहते हैं। पूंजी में से आहरण को घटाते हैं। ठीक है, आहरण क्या होता है? पूंजी में से आहरण को घटा करके दिखाते हैं। पूंजी में से आहरण को घटाकर दिखाया जाता है। ओके दोस्तों, आहरण का मतलब होता है व्यापार के मालिक द्वारा अपने निजी प्रयोग हेतु व्यापार से जो भी धन, संपत्ति या माल निकाला जाता है उसे हम आहरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कपड़े का व्यापारी है, वो अपने लिए कपड़ा व्यापार अपने व्यवसाय से निकालेगा, न कि किसी दूसरे दुकान से। इसीलिए उसको पूंजी में से हमेशा घटाकर दिखाते हैं। ओके, क्लियर दोस्तों? आज के लिए बस इतना ही।